Hello everybody, I hope you all are doing great. So student, we are covering the mains questions. Mains questions related to the UP local laws. सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1963। अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर्स देखे हैं, वहाँ पे मेंस क्वेश्चंस कवर थे, स्टार्टिंग से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसोलिडेशन स्कीम, और यू कैन से what are the conditions which are required to be fulfilled by the consolidation scheme. In a way it means the same question. 2016 और 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें कौन सा सेक्शन कवर करना था। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। सो यू वर सपोज टू राइट सेक्शन 19 ओवर है। आप सब लोग देख सकते हैं कि सेक्शन 19 की हेडिंग क्या है, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय अ कंसोलिडेशन स्कीम। तो ये वाला प्रोविजन यहाँ पे लिखना था। मैंने जैसा कि आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो कंसोलिडेशन स्कीम होती है उसे प्रिपेयर कौन करता है, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है जब वो स्कीम प्रिपेयर करता है। देखिए, टेन्योर होल्डर को जब प्लॉट, जो भी लैंड एरिया है, वो जब अलॉट किया जाएगा तो उसे ये ध्यान रखना है कि उसको कॉम्पैक्ट एरिया में अलॉटमेंट करे। मतलब ऐसे एरिया में अलॉटमेंट करे जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि उसे ये ध्यान रखना है कि जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है ना, वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जो टेन्योर होल्डर है उसका खुद का प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन वहाँ पे होना चाहिए, या फिर कोई और इम्प्रूवमेंट्स है, ट्रीज, वेल्स एक्सेट्रा। सो दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। और जो वैल्यूएशन होगा ना प्लॉट का, सब वैल्यूएट करने के बाद जो ओरिजिनली उसने हेल्ड कर रखा है और जो उसको मिलेगा, दैट शुड बी इक्वल। कोई कम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे चक्स की बात आती है। टेन्योर होल्डर्स को 3 चक से ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं करा जाएगा, बट ऐसा हो भी सकता है। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन अप्रूव कर सकते हैं राइटिंग पे लिख के, एंड ही हैज़ टू स्टेट द रीजंस फॉर दैट। और अगर मान लीजिए आपका 3 चक से ज़्यादा एक्सीड कर गया अलॉटमेंट किसी टेन्योर होल्डर को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंसोलिडेशन इनवैलिड हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ये एक चीज़ और है यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि टेन्योर होल्डर्स को जो चक्स अलॉट किए जाएंगे, एक बात तो ये बता दी मैंने आपको, 3 से ज़्यादा अलॉटमेंट होगा नहीं। दैट शुड बी इन कन्फर्मेटिव विद द प्रोसेस ऑफ रेक्टेंगुलेशन इन अ रेक्टेंगुलेशन यूनिट। हमने रेक्टेंगुलेशन ऑफिसर भी पढ़ा था, हमने रेक्टेंगुलेशन पढ़ा था कि एरिया को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो दैट हैज़ टू बी इन कन्फर्मेटिव विद दिस प्रोसेस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में जो आपके सिद्धांत हैं उन्हें भी फॉलो किया जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स पे एक अलग से आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है, उसे भी डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक ये कंडीशन है। अब कौन सी कंडीशंस बची हैं? 2 कंडीशंस बची हैं, जैसे कि 3 कंडीशंस यहाँ पे और है। कंपनसेशन वाली बात है। देखिए, जब टेन्योर होल्डर्स को कंपनसेशन दिया जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लॉट्स जो है अलॉट किए जा रहे हैं, एक टेन्योर होल्डर का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके मान लीजिए प्लॉट्स पे कुछ ट्रीज थी, वेल्स थी, या कोई भी इम्प्रूवमेंट था, वो सारा डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, कि ओरिजिनली उसके प्लॉट में ही सारी चीज़ें कितने की वैल्यू रखती थी। ऑल राइट, उसके बाद जो उसको प्लॉट अलॉट किया जाएगा टेन्योर होल्डर को, वो सारा कंपनसेशन डिटरमाइन करके उसे दे दिया जाएगा। या फिर कोई भी लैंड अगर उसने कंट्रीब्यूशन में दिया है किसी पब्लिक पर्पस के लिए। सिमिलरली अगर गांव सभा की कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है या किसी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी थी, उन्हें भी जो है कंपनसेशन दिया जाएगा अगर उनकी प्रॉपर्टी अलॉट की जाती है किसी और टेन्योर होल्डर को। ठीक है, अब चकबंदी के प्रोसेस में तो यही होता है। एक लास्ट कंडीशन और है इसमें, वो ये है कि डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन की परमिशन के बिना जो एरिया ऑफ होल्डिंग अलॉट की जा रही है टेन्योर होल्डर को, और जो वो ओरिजिनली होल्ड करता था, तो 25% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन द एरिया ऑफ द होल्डिंग अलॉटेड टू अ 10-year होल्डर शैल नॉट डिफर फ्रॉम द एरिया ऑफ हिज ओरिजिनल होल्डिंग बाय मोर देन 25% ऑफ द लेटर। आई होप आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आप चाहें तो कंडीशंस में एक केस भी लिख सकते हैं, राम साजी वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। इस केस में ये हेल्ड किया था, अगर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन ने कोई भी ऑर्डर पास करा है, ठीक है, सोली ऑन द बेसिस ऑफ वन कंडीशन, मतलब एक कंडीशन तो फुलफिल है, बाकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी गई है, देयरफॉर द ऑर्डर इज लाइबल टू बी सेट असाइड। मतलब सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया कि सेक्शन 19 का प्रोविजन क्या कहता है एंड व्हाट यू वर सपोज टू राइट।
सो एवरीबॉडी वी हैव कवर्ड द मेंस क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 19 टू 23। आई होप आपको पसंद आया हो। 19 से लेकर 23 तक जितने भी पॉसिबल मेंस के क्वेश्चंस थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। अब कल हम करेंगे एनफोर्समेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको जो है ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसे मिस मत करिएगा। लोकल लॉज हमेशा लोग जो हैं उसे अवॉइड कर देते हैं, और अगर आपने अवॉइड करा तो आपका पूरा पेपर आता है वहाँ पे मेंस में लिखने के लिए। सो रेस्ट इज़ योर चॉइस किस तरीके से करना है। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप ही के लिए फ्रूटफुल रहेगा। भले ही आपने अलग से नहीं पढ़ा है, बट एटलीस्ट आप सुन भी लेंगे तो भी आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको ना ही केवल यहाँ पे प्रोविजंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चंस भी साथ में बता रही हूँ, और कोई केस अगर इम्पोर्टेंट है वो भी। तो आई होप आपको पसंद आ रहा हो, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।